Good morning, student. Myself Pradeep Sharma. Dear student, today I will start your new chapter, Judiciary of the Civics, chapter number 5. Dear students, इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आपका जुडिशरी है क्या। एक्चुअली में जो भी डेमोक्रेसी कंट्रीज़ होती हैं उनमें एक सिस्टम होता है किस प्रकार से गवर्नमेंट को चलाना है, कि गवर्नमेंट का पावर एक हाथ में नहीं देना है, उसको अलग अलग पावर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री जो अपना एक गवर्नमेंट चलाने का सेटअप तैयार करती है। इसके लिए तो हम क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, आपका कई प्रकार की डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं जहाँ पर वर्टिकल पावर शेयरिंग किया जाता है, यानी कि पावर को ऊपर से नीचे की तरफ डिवाइड किया जाता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग सिस्टम, जिसमें क्या है, पावर पैरेलल यानी कि इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या है, वर्टिकल पावर शेयरिंग सिस्टम भी है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग सिस्टम भी है। अभी हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग सिस्टम की। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग सिस्टम में क्या होता है कि जैसे हमारा एक होता है लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है जो आपको कानून को इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी जो भी डिस्प्यूट होता है, जो भी मतभेद होता है, जो भी रेमेडीज होती हैं उसको वो सही करता है, उसका निर्णय देता है। यानी कि जुडिशरी का मतलब है आपका न्यायपालिका, यानी कि न्याय करने वाला। और ये सब किसके बेस पे करता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन। कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक लिखित संविधान होता है जिसमें रूल और रेगुलेशन होते हैं, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये उसके बेस पर होता है। तो इसको अब आगे हम पढ़ेंगे, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसके बाद में फिर हम बात करेंगे आगे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इसका, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है उसके बारे में हम बात करेंगे कि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम कैसा है। नीड ऑफ द इंडिपेंडेंस जुडिशरी, जुडिशरी जो न्यायपालिका है उसका इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो उसमें इनजस्टिस होगा, क्योंकि वो जो प्रेशर वाले लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो उस पर दबाव रखेंगे और जैसा निर्णय चाहेंगे वो वैसा करेंगे। तो इसकी नीड के लिए हम बात करेंगे। सेकंड थिंग है आपका कंपोजिशन ऑफ एंड फंक्शन ऑफ द जुडिशरी। अब इसका कैसे ये कंपोज होती है, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है और किस प्रकार से कार्य करती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा है आपका व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र जुडिशरी होती है, न्यायपालिका होती है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट होना, यानी कि उसका क्या क्या उसमें होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप इसको चैप्टर को ढंग से रीड करिएगा और अभी जो हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उसको भी आप लाइन बाय लाइन देखिएगा। इसमें देखिए, द जुडिशरी अलोंग विद द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। अभी जैसा हमने बताया था कि हमारे यहाँ पे तीनों सिस्टम है, आपने पहले भी पढ़ा होगा आपका। एक तो आपका एग्जीक्यूटिव है जो रूल को इम्प्लीमेंट करता है, जिसमें इलेक्टेड पर्सन जाते हैं, जैसे एमपी जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उसमें पूरे अपने अपने डिपार्टमेंट को देखते हैं। दूसरा इसमें एक लेजिस्लेचर है जो कानून बनाता है। इसमें मोस्टली क्या आता है, आपका पार्लियामेंट आती है। जैसे अभी हमने इससे पहले पढ़ा था आपका राज्यसभा, लोकसभा, ये हमने पढ़ा था। राज्यसभा, लोकसभा, ये सारी क्या है, ये उसमें आती हैं आपका। तो इसको थोड़ा सा आप ज़रूर देखेंगे, लोकसभा। अब इसमें आप बात करते हैं। नेक्स्ट है अमोंग द थ्री मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट। तो जुडिशरी क्या, इन जो तीन सिस्टम हमने बताए थे, इन तीनों में एक बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें थोड़ा सा देखिएगा, ऑर्गन्स, ये हमारे जो ऑर्गन्स कहलाते हैं, जैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है, ऐसी एक सिस्टम के, डेमोक्रेटिक कंट्री के एक सिस्टम के यानी कि पार्ट हैं, यानी कि ऑर्गन्स हैं। इसमें देखिए, ऑफ द लॉ दैट मीन्स ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। अब इसमें क्या है, इसमें इसके अकॉर्डिंग जो भी लॉ होता है उसमें सभी सिटीजन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप भी जानते हैं जैसे भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी लोगों को न्याय का अधिकार है, इक्वल न्याय का अधिकार है। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्रीड, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, देयर इज़ नो इनजस्टिस, यानी कि जो न्याय होगा वो सबके लिए एक समान होगा। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या क्या होगा। अब आगे देखते हैं, law irrespective of their caste, creed, color and religion. When these laws are violated, the victim approaches the court of law to seek justice and penalty for the person body who violated the law. The courts follow a set of the procedure defined by the constitution to deal with violence.
अब यह देखिए, अगर कोई व्यक्ति लॉ तोड़ता है, कोई भी व्यक्ति लॉ तोड़ता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में है, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी है, क्या नॉर्मल पब्लिक है, अगर वो लॉ तोड़ता है तो वो उसको इसके एवज में आपको उसको पनिशमेंट दिया जाता है। और एक पनिशमेंट का एक प्रोसीजर होता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो कोर्ट क्या करता है, उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करता है अकॉर्डिंग टू द आवर सिस्टम। ये सारी चीज़ें इसमें थोड़ा सा दिखाया गया। अब आगे नेक्स्ट देखिएगा आप इसमें, द फंक्शन ऑफ द कोर्ट। अब कोर्ट का फंक्शन क्या, कोर्ट का काम क्या। जनरली वे में हम सब जानते हैं कि न्यायालय किसी के साथ अनजस्टिस हो रहा है, उसके फंडामेंटल राइट्स जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, जो मूल अधिकार हैं वो नहीं मिल रहे हैं, या आपको कोई जो नुकसान पहुंचा रहा है या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उसके लिए हमारे देश में कोर्ट्स बनाए हुए हैं। कोर्ट्स आप जानते ही हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया आपका, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या, कुछ लोकल कोर्ट्स भी होते हैं लेकिन वो अंडर द डिस्ट्रिक्ट्स भी आते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा देखेंगे। तो इसमें पहला आता द मेन फंक्शन ऑफ द कोर्ट इज़ टू सोल्व द डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है मतभेद। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, मतभेद। तो कोर्ट का काम क्या है, जो भी मतभेद है, जो भी रेमडीज़ हैं, उसको वो सॉर्ट आउट करता, सोल्व करता है, टेक डिसीजन, और न्याय देता है ऑन ए वाइड रेंज ऑफ द इश्यूज़। ऑन ए वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़ का मतलब बहुत सारे इश्यूज़ पर वो उस पर निर्णय देता है, उसकी पैरवी करता है, सोल्व करता है, लोगों की बात सुनता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन उसको सॉर्ट आउट करता है। इन्वॉल्विंग ब्रीच ऑफ द लॉ, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू जो है वो, कि लोगों के क्या क्या राइट्स हैं, क्योंकि हमारा राइट्स है कि हम जस्टिस के लिए लड़ सकते हैं, तो उसके बेस पर वो हमारी अपील भी सुनता है। अपील का मतलब याचना सुनता है। द फंक्शन ऑफ द कोर्ट कैन बी कैटेगराइज एज ए फॉलो। अब जो इनका जो फंक्शन है, जो कोर्ट के जो कार्य है, उनको कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले दिया है इनमें कन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जो झगड़ा होता है उसका रिसोल्यूशन, उसका सोल्यूशन करना है। कोर्ट आर एम्पावर्ड टू द सोल्व कन्फ्लिक्ट। कोर्ट के पास में पावर होती है कि वो जो भी कन्फ्लिक्ट है, जो भी झगड़ा है, उसको वो सोल्व करती है बिटवीन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब है कि आपका कोई पर्सनल इंडिविजुअल कोई झगड़ा है या कन्फ्लिक्ट है, उसको भी सॉर्ट आउट करती है। दूसरा चीज़ है आपका गवर्नमेंट का भी करती है, किसी ग्रुप का भी करती है, स्टेट का भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, यानी कि टोटल ऑल ओवर द कंट्री में कहीं भी डिस्प्यूट होता है, मतभेद होता है, तो वो उसको सॉर्ट आउट करती है। चाहे गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे इंडिविजुअल है, सबको सॉर्ट आउट करती है। 2 और मोर स्टेट, चाहे 2 स्टेटों में हो, मे फाइट ओवर ए इशू, जो किसी इशू पर फाइट कर रहे हो, किसी एक मेन मुद्दे पर जिनका विवाद हो, उसको सॉर्ट आउट करती है। सच ए शेयरिंग वाटर फ्रॉम ए रिवर। जैसे एक रिवर है, रिवर का जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जा रही है, तो कभी कभी उसके पानी पे भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पानी जो आज की डेट में क्या पहले से ही ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रोइंग द क्रॉप्स, दूसरा ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, वॉशिंग, दूसरा पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी पे भी बेस होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं मतभेद की हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर सॉर्ट आउट की जाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप इसमें, जुडिशियल रिव्यू। ए कॉमन मैन लुक अप टू द कोर्ट टू इंटरप्ट द clauses and laws, the constitution and grant justice. Moreover, if legislature in parliament enact a law that goes against the basic ideal of the constitution, इस मेन चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने बताया था कि पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर का पार्ट है। पार्लियामेंट में क्या होता है, रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं टू रन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को चलाने के लिए रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है, कभी कभी ऐसा होता था, जैसे अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में जो लागू हुआ, तो उस समय बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे जो उस समय की जो स्थिति थी उसके अनुसार चल रहे थे। लेकिन अभी अभी मॉडर्न ज़माने में आ गया, तो यहाँ की स्थिति कुछ और है, तो कुछ रूल और रेगुलेशन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए थे जो उस समय एप्लीकेबल थे, अब नहीं थे। तो ऐसे इश्यूज़ को भी वो सॉर्ट आउट करते थे, उसमें अमेंडमेंट कर देते हैं, उसमें सुधार कर देते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी किए जाते हैं वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे किए जाते हैं। अगर कहीं भी पार्लियामेंट कोई नियम और कानून बना रही है तो वो क्या है, हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कोर्ट उसको जज करती है। कोर्ट जज करती है, उसके बारे में डिसीजन लेती है कि हाँ, ये जो रूल और रेगुलेशन बनाया गया ये सही है या गलत है, या इसमें ये अमेंडमेंट होना चाहिए। तो कोर्ट उसमें इंटरप्ट करती है, उसमें दखलंदाजी करती है। नेक्स्ट आप में देखिए, जस्टिस
justice would be defeated, fundamental rights would be violated and criminal activities in the country would rise. अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, तो हमारा जो न्याय है वो बिल्कुल हमें नहीं मिलता, यानी कि न्याय हार जाता। दूसरा, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए, जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, अगर उनका भी हनन हो रहा है, उनको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जैसे जीने का अधिकार है, हमारे मूलभूत अधिकार में राइट टू एजुकेशन आज की डेट में भी आ गया है। और दूसरा है अगेंस्ट द आपका जो है डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि भेदभाव वाली नीति। तो सारे जो रूल और रेगुलेशन दिए हुए, अगर वो वायलेटेड होते हैं तो यू कैन गो थ्रू द कोर्ट। ठीक है, ऐसे इशू रोज भी आते हैं और राइज किए जाते हैं कहाँ पर, कोर्ट में। दूसरी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत सारी, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने चोरी कर दिया, किसी ने किसी की ज़मीन हड़प ली, या कोई अदर चीज़ होगी, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी है, तो उसको भी आपको जस्टिस चाहिए, तो उसके लिए भी आप कोर्ट में जाते हैं। तो ये इसको स्कॉट करता है फ्री टू इंश्योर द डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। जो भी उससे क्या इंश्योर होता है, डिग्निटी, हमारी एक पहचान, इंटीग्रिटी यानी कि एकता ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। जो हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, जो भारतीय न्यायपालिका है, उसकी एकता भी निर्भर करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सब जगह एक जैसा ही रूल दिया गया है। आपने कभी कभी देखा है कि हाई कोर्ट में जो केस का हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी लगभग उसी के बेस पर ही निर्णय देता है, जल्दी से निर्णय नहीं बदलते। बोलते हैं ना, एक जज ने लिख दिया तो दूसरा जज बड़ी मुश्किल से काटता। कारण है क्योंकि एक फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने के बाद तो जितने भी जज हैं वो उसी के बेस पर आपको निर्णय देते हैं। अब आता है ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल फॉर एन ए इंडिपेंडेंट जज। ड्राफ्टिंग कमेटी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उनको ये बताया गया था, निर्णय दिया गया था कि आप जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाएं, यानी कि न्यायपालिका न्याय करने में किसी का प्रेशर या दबाव ना झेले, जो सत्य है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन उसी के बेस पर वो दें, निर्णय दें। नेक्स्ट आप देखिएगा इसमें द स्ट्रक्चर ऑफ द कोड। अब कोड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। किसी न किसी कोई भी संस्था बनी है, कोई भी आप चीज़ बनाते, उसका स्ट्रक्चर ज़रूर होता है। जैसे एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसका भी एक सिस्टम है। तो आप इसमें देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट में क्या क्या आता है आपका। हैव यू रीड अबाउट कोर्ट प्रोसीजिंग। क्या इसमें लिखा है, क्या आपने कभी पिक्चरों में, मूवीज़ में, कहीं भी आपने देखा है कोर्ट में दलीलें करते हुए, वकीलों को बहस करते हुए देखा है? देखा होगा ज़रूर आपने। अब द कोर्ट प्रोसीजर इन द न्यूज़पेपर में आपका आता देखिएगा, वहाँ पर कोर्ट में इस जज ने ये कहा, इस केस में ये सुनवाई हो रही है, ये अपील की गई है। जैसे भी पीछे एक निर्भया कांड का केस हुआ था, उसमें वकील की दलील आपने सुनी होगी। तो ये टू वॉच ए मॉक कोर्ट सेशन, टू वॉच ए मॉक कोर्ट सेशन इन मूवीज़, बिल्कुल हमने देखा, अभी बताया था, मूवीज़ में देखा होगा, शॉप्स में देखा होगा। देयर आर ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ लोअर लेवल। सबसे लोअर लेवल पर क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होता है, क्योंकि देखिए अभी इशू बहुत छोटे हैं, बड़े इशू नहीं है, तो हम डायरेक्ट वे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकते। प्रोसीजर है इसका। अगर सबसे पहले भाई ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इशू है, ये हाई कोर्ट का इशू है, कुछ ये सारे सब्जेक्ट पे मैटर जो है उस पर निर्भर करता है कि कौन सा इशू है। तो सबसे छोटा इशू, जो सबसे छोटा कोर्ट आता है हमारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता है। एट द मिडिल लेवल आर द स्टेट लेवल, और बीच में क्या आता है हमारा, स्टेट लेवल पर आता है। स्टेट लेवल में क्या आता है आपका, हाई कोर्ट आता है। क्या आता है आपका, हाई कोर्ट्स। एक चीज़ और बता देते हैं आपको, जैसे स्टेट हाई कोर्ट की बात करते हैं, हाई कोर्ट हर स्टेट में नहीं पाया जाता। मोस्टली इट डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। अभी भारत में तो नियर अबाउट 28 स्टेट्स अवेलेबल है, लेकिन 28 कोर्ट्स नहीं है। नियर अबाउट 24 हमारे पास में हाई कोर्ट्स हैं। और आप देख सकते हैं वहाँ पे हमारे जो हैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही है, उसके 5 पार्ट बनाए हुए हैं कोर्ट्स। एंड द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द जस्टिस इन द कंट्री इज द सुप्रीम कोर्ट। जो हाईएस्ट कोर्ट क्या आपका, सुप्रीम कोर्ट है ऑफ इंडिया, हेडेड बाय द चीफ जस्टिस, जिसका हेड क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश, जिसे चीफ जस्टिस बोलते हैं। अगर आपने देखा होगा, डिड यू न्यू, क्या आप जानते हैं, देखिए द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया एंड इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। अभी मैं हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारा सबसे हाईएस्ट कोर्ट है और ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। देयर आर 24 हाई कोर्ट्स। देखिए अभी हमने बताया था कि अभी इंडिया में केवल 24 हाई कोर्ट्स हैं, जबकि हर स्टेट में एक होना चाहिए।
लेकिन ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। आपको जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ पे हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट के लिए भी जज भी चाहिए, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंस तो जो छोटे राज्य हैं उनका हमने 2 कोर्ट का एक बना दिया। डिस्पाइट देयर आर 28 स्टेट, देखिए बिल्कुल सही बात कहा है कि हमारे पास में हाई कोर्ट क्या है, जिसे स्टेट कोर्ट भी बोल सकते हैं आप, वो है 28 स्टेट है, 28 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 28 नहीं है। दिस इज सो बिकॉज द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट शेयर द कॉमन हाई कोर्ट। अब देखिएगा 7 आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, ये जितने भी स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, 7 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर सबका लिए एक ही हाई कोर्ट है, लोकेटेड इन गुवाहाटी, वो गुवाहाटी में है। आसाम, गुवाहाटी, ये सब आपने देखा होगा, अभी मैप में आप देख सकते हैं। एंड हरियाणा शेयर इट्स हाई कोर्ट विद द स्टेट ऑफ पंजाब। अब देखिए हरियाणा एक अलग स्टेट है, पंजाब अलग स्टेट है, लेकिन एज पर द पॉपुलेशन आप क्या देख सकते हैं, हरियाणा और पंजाब एक ही कोर्ट को यूज़ करते हैं। देखिए तो अब आप इसमें नोट कर लीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया 7 स्टेट्स हैं, उसमें आपके 7 स्टेट क्या करता है, एक हाई कोर्ट यूज़ करता है, 1 हाई कोर्ट। दूसरा पंजाब और हरियाणा, वो भी आपका एक हाई कोर्ट यूज़ करता है। अब आप देखिएगा 7 और 1 कितना हो गया आपका, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। 28 स्टेट हैं, अभी कितना, अभी इसमें 2 हो गया। अब इसमें कितना हो गया, 2 स्टेट हाई कोर्ट्स में केवल आपके 8 जो स्टेट इन्वॉल्व हो, 7, 8, 9 हो गए आपके, 9 इसमें हो गए। द फर्स्ट हाई कोर्ट वर द एस्टेब्लिश इन द प्रेसिडेंसी स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये अच्छा, इसमें एक प्रेसिडेंसी स्टेट ऑफ इंडिया, ये बॉम्बे आया। प्रेसिडेंसी स्टेट ऑफ इंडिया, ये जो प्रेसिडेंसी जो स्टेट थे वो अंडर द कॉलोनियल पीरियड थे। जब ब्रिटिश लोग, जब अंग्रेज़ लोग यहाँ पर हम पर राज करते थे, तो उन्होंने अपनी जो प्रेसिडेंसी स्टेट्स बनाए थे, बम्बई, कलकत्ता, और आपका ये मुंबई, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, तो प्रेसिडेंसी स्टेट्स बनाए थे। तो सबसे पहला जो उनके ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में, जो मुंबई प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, वहाँ पर सबसे पहले ये हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया। फिर उसके बाद कलकत्ता देखिए, और फिर मद्रास। ये कब किए गए, 1862 में। इनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं और पूरी लाइफ में आपको ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखिए यहाँ द दिल्ली हाई कोर्ट वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ 1966, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये चीज़ें ध्यान करनी है, ये बिफोर द इंडिपेंडेंस हुए थे हाई कोर्ट्स, जो आपके तीनों दिए थे आपके, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, ये प्रेसिडेंसी स्टेट से इन कॉलोनियल पीरियड जब अंग्रेज यहाँ पर काम करते थे। और जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो 1966 में बना है। आप इसमें आगे देखेंगे, फर्दर डिवाइडेड इनटू द डिस्ट्रिक्ट और तहसील। बाद में क्या थे, ये जो कोर्ट बताए थे आपको, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट के बाद में, डिस्ट्रिक्ट बाद में तहसील में भी आपके बने, विद ए कोर्ट इन द ईच डिस्ट्रिक्ट हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। जितने भी डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट हैं, चाहे आपके तहसील में भी बना दिए, कभी कभी बड़ा तहसील हो जाता है, बड़ा पॉपुलेशन है वहाँ पर, हमने कहा ना ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ये डिसाइड करते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी, एमएलए, एमपीज़ की सीट भी ये पॉपुलेशन के बेस पर की जाती है, क्योंकि यूपी में एमपीज़ की बहुत सारी सीटें हैं, अदर स्टेट में ज़्यादा सीटें नहीं है। दीज कोर्ट्स हैव ए सेट ऑफ जुडिक्शन एंड कैन हियर द केसेस विद इन देयर ऑन जुडिक्शन। जुडिक्शन क्या होता है, एक उनका क्राइटेरिया होता है। जैसे हमारा जुडिक्शन क्या है, वी बिलोंग टू द इंडिया, तो इंडिया हमारा क्राइटेरिया, तो इंडिया में हम कहीं पे भी न्याय प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अपना एक एरिया होता है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के ही केस सुनेगा, जो अपने उसके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड केस होंगे वही सुनेगा, ना कि वो अदर डिस्ट्रिक्ट के सुनेगा। तो दैट इज़ द ए लिमिटेड एरिया जिसमें उनको स्पेसिफिक पावर होती है केसेस सुनने की, डिसीजन देने की। ए हायर कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन ए डिसीजन मेड बाय ए लोअर कोर्ट इफ इट इज़ ब्रॉट टू इट्स द नोटिस टू द सब्सिक्वेंटली प्रूव दैट जस्टिस हैज़ नॉट बीन मेटेड आउट बाय द लोअर कोर्ट। अच्छा, अब देखिए लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया, लेकिन वो जजमेंट जो अकॉर्डिंग टू
जो भी दलील हुई है या कॉन्स्टिट्यूशन में जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार नहीं दिया गया है, तो उसमें जो अपर कोर्ट है, मे बी हाई कोर्ट और मे बी सपोर्ट कोर्ट, तो वो उसको चेंज भी कर सकता है अगर वो ये देखता है कि वाकई में इनजस्टिस हुआ है। मोस्टली इनजस्टिस कम पाया जाता है क्योंकि वो सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर देते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट इन इंडिया ए कीन दैट ऑफ द 3 लेयर्स पिरामिड। 3 लेयर्स पिरामिड के हैं, पिरामिड्स की तरह है, इसमें दिया हुआ है, आप देखिएगा 3 लेयर्स का पिरामिड दिया हुआ है इसमें देखिए, with the Supreme Court occupying the top most of the block, followed by the State High Court to speed up the process of the justice and provide greater legal access to citizen. The public interest legislation mechanism was launched by the Supreme Court in 1980. इसमें पील वर्ड दिया हुआ, पील को ध्यान करना है, पब्लिक इंटरेस्ट लगी। तो इन्होंने कहा कि एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को भी अगर हायर कोर्ट है तो वो उसको कर सकता है, और जो व्यक्ति है जो अब उसमें जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है या कोई डिस्प्यूट है, अगर वो लोअर कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं तो दे कैन बी पील। पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन है कहते हैं इसको, तो अपील भी कर सकता है इन द अदर सिस्टम। एक यानी कि एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, इसको आप देख लेंगे ज़रूर ढंग से। टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस डन देम ड्यू टू द वायलेशन एंड फंडामेंटल राइट्स। अभी हमने बताया था आपके साथ में कोई इनजस्टिस होता है, आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, उनका हनन किया जा रहा था, यू कैन बी अपील, आप देख सकते हैं। पीपल आर आल्सो अलाउड टू बी appeal on behalf of the other who they know have been denied their fundamental rights. Soon the appeal mechanism become eminently popular with the masses and 2001 activities held in the appeal फेमाइन, देखिए विलेज डिस्पाइट, यानी बहुत सारे इशूज इसमें ऐसे दिए गए हैं कि जिसके बेस पर आप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, कल हम इससे आगे का चैप्टर आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।